बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोबिन्स पैथोलॉजी चैप्टर 7 से है जेनेटिक्स एंड पीडियाट्रिक डिजीज़। लेकिन इसमें हम सिर्फ जेनेटिक डिजीज़ पढ़ेंगे क्योंकि थर्ड ईयर में सिर्फ जेनेटिक डिजीज़ का पार्ट है। अब इसके इंट्रो में क्या कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका मकसद था कि हम ह्यूमन की जीनोम को स्टडी करेंगे और इसकी सारी सीक्वेंस को रीड करेंगे। तो इनको पता चला कि जो जीन्स प्रोटीन्स को कोड करते हैं, यानी कि जो एग्जान्स होती है हमारी जीनोम में जो था, आरएनए में कुछ एंट्रॉन्स थी, कुछ एग्जान्स थी। एंट्रॉन रेगुलेशन करता था और एग्जान्स जो थे तो वो प्रोटीन्स बनाता था। तो जो प्रोटीन्स कोडिंग जीन्स थी, एग्जान्स थी, ये कितनी थी? ये ऑलमोस्ट 25,000 थी, सही है। लेकिन जो एस्टिमेट साइंटिस्ट ने लगाया तो वो कितना था? 1 लाख था। तो एस्टिमेट के मुताबिक ये एक्चुअली बहुत कम थी, सही है। और इसके अलावा अगर हम राइस की एक प्लांट है ओरेजा सेटिवा, उसकी जीनोम को देखें तो उसमें 50,000 जीन है, यानी कि ह्यूमन जीनोम में जो होते हैं हाफ ऑफ द जीन ऑफ द राइस है। अब स्टिल टेक्नोलॉजीज क्या है, वो इस ही एडवांसमेंट में लगी हुई है ताकि क्या करें, हम ऐसे टेक्नोलॉजीज ईजाद करें कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन हो, सही है, उसका पहले से हमें पता हो कि इसका जीनोम क्या होगा, सही है, इसमें कौन कौन सी जीन्स होंगे। और दूसरी बात, ये जो स्टडी हो, सही है, एक तरफ तो हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, इसने बहुत ज़्यादा टाइम भी लिया और इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा भी आया। अब ये टेक्नोलॉजीज क्या कहते हैं कि इसका जो स्पीड है ना, ये भी बढ़ जाए, यानी कि कम टाइम में हो, और दूसरी तरफ इसका जो कॉस्ट हो वो कम हो जाए, इस पर खर्चा कम आ जाए, सही है। अब जब हमें पता चले कि नेक्स्ट जनरेशन में इस तरह जीन्स होंगे, इस तरह प्रोटीन्स बनेंगे, इस तरह डिजीजेस की चांसेस है, तो इसके लिए हम पर्सनलाइज मेडिसिन क्रिएट कर सकते हैं, या इसको प्रेसिजन मेडिसिन भी कहते हैं। यानी कि वो जाकर एक स्पेसिफिक जीन्स पर जो क्या करता है, डिजीज़ का करते हैं, उस पर एक्शन करेगा और उसका जो नॉर्मल पोजीशन होगा उसको रिस्टोर करेगा, जिसकी वजह से वो डिजीज़ स्पेसिफिकली क्या होगा, ट्रीट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीन्स है, हम आजकल जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन लेते हैं, ये क्या कर देते हैं, एक तरफ तो डिजीज़ ठीक करता है लेकिन दूसरी तरफ इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं ये रिड्यूस हो जाएंगे और स्पेसिफिकली एक ही डिजीज़ को ये ट्रीट करेगा, सही है। तो ये जो मेडिसिन होंगी, सही है, प्रेसिजन मेडिसिन, ये क्या करेंगे, हमारी जेनेटिक्स में जो डिजीज़ होती है या जेनेटिक्स की वजह से जो कैंसर होते हैं वो क्या हो जाएंगे, वो ट्रीट हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट होगी। अब जो चाइल्डहुड की डिजीज़ होती है ना, वो मोस्टली क्या होती है, जेनेटिक्स होती है, क्योंकि पेरेंट्स से आते हैं और चाइल्ड में और ये अपीयर हो जाती है, सही है। लेकिन एक और बात, कुछ ऐसे जेनेटिक डिजीज़ है जो चाइल्डहुड में अपीयर ही नहीं होती, वो एडल्टनेस के साथ रिलेटेड होते हैं। जिस तरह बाढ़ने से मेल्स में, सी है, मेल पैटर्न बढ़ने से वो जाके जब बंदा एडल्ट बन जाता है या एडल्ट की नज़दीक हो तब अपीयर होता है, सही है। और एक और बात, कुछ पीडियाट्रिक डिजीज़ ऐसी भी है कि वो जेनेटिक से रिलेटेड नहीं होती, सही है, यानी कि बर्थ के बाद जो 3-4 महीने होते हैं उसी दौरान क्योंकि कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से उसका जो सेल्स होता है या वो कंडीशन हेल्थ होता है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और डिजीज़ अपीयर हो जाती है। लेकिन मोस्टली क्या होते हैं, जो पीडियाट्रिक डिजीज़ है, बच्चों की बीमारियां है, वो हेरिडिटी के ओरिजिन के हो सकती है, फेमिलियन हो सकते हैं और कंजेनिटल हो सकते हैं। तो ये जो 3 टर्म्स है, इसका क्या मतलब है, जो हेरिडिटी डिसऑर्डर्स होते हैं ये हमारे पेरेंट्स में होते हैं, यानी कि जर्म लाइन म्यूटेशन के थ्रू आते हैं। या तो ये स्पर्म में होगा या ये एग में होगा, या ये फादर से आएगा या ये मदर से आएगा, सही है। तो ये हमारे गीमेट्स को ट्रांसमिट होते हैं। जब गीमेट्स को ट्रांसमिट होते हैं तो ये आगे क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो से फिर सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिजीज़ होगा ये हर ही सेल्स में होगा, सही है। तो इसलिए ये बंदे को इफेक्ट करेगा और ये ट्रांसमिट होगा नेक्स्ट जनरेशन को। तो जो डिजीज़ वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं उसको फेमिलियल कहते हैं, सही है। तो हेरिडिटरी डिसऑर्डर एंड फेमिलियल डिसऑर्डर इसे कहते हैं। अब आ जाते हैं कंजेनिटल डिसऑर्डर पर। कंजेनिटल डिसऑर्डर का सिंपली मतलब है ऐसा डिजीज़ जो बर्थ के दौरान प्रेजेंट हो, यानी कि चाइल्डहुड के दौरान प्रेजेंट हो। तो ये तो जेनेटिक भी हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसे जो नॉन जेनेटिक होंगे, जिस तरह कंजेनिटल साइफेलिस, ऐसे ही इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। आगे वही कंडीशन है कि चाइल्डहुड के दौरान या जो बच्चा है वो यूट्रस के अंदर था, बना हुआ था, यानी कि गेमेटोजेनेसिस वगैरह सब कुछ प्रोसेस हो गया था, लेकिन उसी दौरान किसी वायरस ने मदर पर अटैक की और वो क्या प्लेसेंटा के थ्रू उसने चाइल्ड को इफेक्ट किया, सही है। तो इसी तरह हो सकती है। अब क्या कहते हैं कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे हैं, नॉट ऑल जेनेटिक आर कंजेनिटल। इसका मतलब क्या है कि जेनेटिक डिजीज जो होते हैं, सही है, वो ऑल एट बर्थ प्रेजेंट नहीं होते, कुछ बाद में भी हो सकते हैं, सही है। इन्होंने एग्जांपल दिए हैं हंटिंगटन डिजीज जो अपीयर होता है 3 to 4 डिकेड्स ऑफ लाइफ के, सही है। अब इन्होंने फिर एक टॉपिक दिया है कि नेचर ऑफ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज कंट्रीब्यूटिंग टू ह्यूमन डिजीज, सही है।
तो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि जो एपिजेनेटिक डिजीज होते हैं वो किस वजह से होते हैं, हमारी जीन्स की जो कोडॉन सीक्वेंस हो या प्रोटीन सीक्वेंस हो उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। प्रोटीन सीक्वेंस एनाकेस की जो कोडॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनकोड करते हैं प्रोटीन्स को। तो जब एक जीन में म्यूटेशन आ गया सी है, अब ये क्या करेगा, ये हमारी प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर को इफेक्ट करेगा। जब स्ट्रक्चर इफेक्ट हो जाएगा तो सिंपली उसका फंक्शन भी इफेक्ट हो जाएगा। किस तरह, या उसका फंक्शन लॉस हो जाएगा या वो कोई और फंक्शन करेगा नॉर्मल फंक्शन के बजाय, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी सेल की जो होमोस्टेसिस है वो एबनॉर्मल हो जाएगा। एज अ रिजल्ट एक डिजीज़ अपीयर हो जाएगी, सही है। फिर इन्होंने दो तरह की चीज़ें दी है कि जो प्रोटीन कोडिंग जीन्स है उसमें भी आ सकता है म्यूटेशन, जिसको एक्सान्स कहते हैं, और जो प्रोटीन नॉन प्रोटीन कोडिंग जीन्स है जो जिसको एंट्रांस कहते हैं उसमें भी आ सकता है, सही है। तो इसमें क्या कहते हैं कि जो म्यूटेशन होते हैं ये कहते हैं कि किसी वजह से हमारे डीएनए में या डीएनए के जो बेस पेयर्स है उसकी सीक्वेंस में परमानेंट चेंज आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे, म्यूटेशन कहेंगे। अब ये म्यूटेशन जर्म सेल्स में भी आ सकता है जो कि आगे जाकर गेमेटोजेनेसिस करेगा, और सोमेटिक सेल्स में भी हो सकता है जो कि हमारी नॉन जर्म सेल्स है जितनी भी बॉडी की उसमें होते से। अगर ये एग में हो गया या ये क्या हो गया, स्पर्म में आ गया, तो फिर ये क्या होगा, ये ट्रांसमिट होगा अपनी अगली नस्ल को, प्रोजेनी को, और इसको हम इनहेरिटेड डिजीज़ कहेंगे क्योंकि नस्ल दर नस्ल और ज़्यादा होता जाएगा। जो सोमेटिक डिजीज़ होगा जो अदर दिन जर्म सेल्स में आएगा उसमें क्या होगा कि ये अगली नस्ल को ट्रांसमिट नहीं होगा, सही है, लेकिन फिर भी ये उसी ही बंदे में क्या काज कर सकता है, डिजीज़ भी काज कर सकता है और कैंसर भी काज कर सकता है। तो ये इसका क्या है कि ये वाला जो है ये बहुत ख़तरनाक होता है क्योंकि ये सारा नस्ल इफ़ेक्ट करता है, और ये वाला जो है ये फिर भी उसी ही एक बंदे को इफ़ेक्ट करता है। अब इन्होंने म्यूटेशन की कुछ टाइप्स एक्सप्लेन की है। सबसे पहले है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का सिंपली मतलब ये है कि एक सिंगल बेस पेयर या एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं हमारे डीएनए में, साइटोसिन हो, गुआनिन हो, या जो होता है थायामिन हो से है, ये सब इनमें कोई एक जो होता है वो रिप्लेस हो जाए बाय एबनॉर्मल न्यूक्लियोटाइड, यानी कि एक सीक्वेंस है जिस तरह है CTG, सही है। इसके आगे क्या बनेगा, GAC, सही है। इसमें इन दोनों का पेयर ये नॉर्मल है, अगर इसकी बजाय कोई और आ गया, लेट से यहाँ भी C आ गया, तो इसको हम कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन क्योंकि एक बेस पेयर रिप्लेस हो गया, सही है। अब क्या होगा, ये एक कोडान है, सही है, ये आगे एक अमीनो एसिड बनाएगा। जब इसी तरह ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर चेंज होगा, कोडान का सीक्वेंस चेंज होगा, इसीलिए जो ये प्रोटीन्स एनकोड करेगा उसमें भी एक अमीनो एसिड मिसप्लेस्ड होगा, यानी कि गलत अमीनो एसिड लगा होगा एक नॉर्मल अमीनो एसिड के बजाय। तो इसी तरह ये अमीनो एसिड जब एक चेन बना देते हैं, पेप्टाइड्स बना देते हैं, तो उन प्रोटीन्स में क्या होगी, एबनॉर्मेलिटी होगी उसके स्ट्रक्चर में भी और उसके फंक्शन में भी। फंक्शन अगेन या लॉस होगा या एबनॉर्मल होगा, और इसी के रिजल्ट में क्या हो सकता है, पेशेंट्स को डिजीज़ भी हो सकता है और कैंसर भी हो सकता है। इसकी मिसाल इन्होंने दिया है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो HBB जीन है उसमें पॉइंट म्यूटेशन होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल कोडान होता है, यह कोडान क्या होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जो कि एक अमीनो एसिड को एनकोड करता है। इसका सीक्वेंस क्या होता है, CTC, साइटोसिन थायामिन साइटोसिन, जो कि एनकोड करता है ग्लूटामिक एसिड को, सही है। लेकिन क्या होता है कि जो T है ये रिप्लेस कर जाता है बाय एबनॉर्मल न्यूक्लियोटाइड A, फिर ये क्या इनकोड करता है, ये कोडान, ये वेलिन इनकोड करता है। तो इसीलिए जब पता चलता है कि जो प्रोटीन्स ये आगे बनाते हैं ये वाला सही है, उसमें 7th नंबर अमीनो एसिड जो कि ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए उसके बजाय क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है। तो वो जो बीटा ग्लोबिन चेन होता है उसमें होता है, सही है, ये 7th पोजीशन पर वो एबनॉर्मल होता है। फिर उससे स्ट्रक्चर में एबनॉर्मेलिटी आ जाता है। स्ट्रक्चर में किसी लिए नॉर्मली वो जो होता है इस तरह डाउटनेट शेप का होना चाहिए, लेकिन फिर वो इस तरह क्रिसेंट शेप बन जाते हैं, सही है। और इसी तरह उसका फंक्शन भी जो वो ऑक्सीजन ले जाता था कि ऑक्सीजन कैरिंग एफिशिएंसी उसकी कम हो जाती है, सही है। फिर आगे इन्होंने म्यूटेशन की पॉइंट म्यूटेशन के टाइप्स एक्सप्लेन किए हैं। एक को कहते हैं मिसेंस, यानी कि इसका सेंस बदल जाता है, मिस हो जाता है। एक को कहते हैं नॉन सेंस, यानी कि ये सेंस नहीं बताया, इसका क्या मतलब होता है। मिसेंस में सिंपली क्या हो जाता है कि कोडान अल्टर्ड हो जाता है, बदल जाता है, जिस तरह CTC की बजाय आ गया CAC। अब ये एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगा, माल प्रोटीन बनेगा, जिस तरह बीटा ग्लोबिन जेन में जो 7th पोजीशन पर वेलिन आ गया ग्लूटामिक एसिड के बजाय, तो ये एबनॉर्मल हो गई, सही है। और एज अ रिजल्ट एक डिजीज बन जाएगा ये, सही है। लेकिन जो नॉन सेंस कोडान जो होते हैं उस नॉन सेंस म्यूटेशन उसमें क्या हो जाते हैं, स्टॉप कोडान आ जाते हैं जो चेन की टर्मिनेशन करता है।
तो इसलिए प्रीमेच्योर टर्मिनेशन हो जाते हैं एक अमीनो एसिड चेन की, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, डिजीज़ हो सकता है। इसकी इन्होंने मिसाल दी, इन्होंने नहीं दिया लेकिन मैंने सर्च किया है कि जो CAG है ये क्या करता है, ये ग्लूटामिन को इनकोड करता है। लेकिन क्या हो जाता है कि यहाँ पर C की बजाय पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है और रिप्लेस कर देता है U इसको। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये फिर स्टॉप कोडॉन है, सही है, तो ये चेन को टर्मिनेट करता है। इस तरह प्रीमेच्योर टर्मिनेशन हो जाती है और एज अ रिजल्ट क्या हो जाते हैं, मेजर बीटा थैलेसीमिया, एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन इससे की वजह से क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। दूसरा टाइप है फ्रेंडशिप म्यूटेशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक या दो से ज़्यादा बेस पेयर्स जब किसी सीक्वेंस ऑफ कोडॉन्स में इंसर्ट हो जाती है उससे डिलीट हो जाती है, सही है। लेकिन ये जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स हो या न्यूक्लियोटाइड्स हो, ये या क्या हो, थ्री ना हो या 3 के मल्टीपल ना हो, यानी कि 3 बेस पेयर्स इंसर्ट ना हो, या जो होते हैं 6 हो या 9 इस तरह मल्टीपल ना हो। इसकी वजह से क्या होता है कि जो DNA का रीडिंग फ्रेम है वो बदल जाते हैं। DNA के रीडिंग फ्रेम से क्या मतलब, हर एक कोडॉन को रीडिंग फ्रेम ऑफ DNA कहते हैं, यानी कि ये जो CGT है ये एक फ्रेम है, इस तरह ये अलग फ्रेम है, ये अलग फ्रेम है, ये अलग फ्रेम है, ये अलग फ्रेम है। इसमें जब म्यूटेशन आ जाती है, लेट से इंसर्शन के नाम ले लेते हैं, सही है, इस जगह पर म्यूटेशन आ जाता है, इस जगह पर अब क्या होगा, ये वाला जो फ्रेम होगा ये अपनी जगह नॉर्मल रहेगा, ये वाले भी अपनी जगह नॉर्मल रहेगा, लेकिन यहाँ पर TC और C के दरमियान यहाँ पर क्या हो गए, इंसर्ट हो गए हैं 4 बेस पेयर्स TATC। जब 4 है इसका मतलब ये कि ये 3 भी नहीं है और 3 का मल्टीपल भी नहीं है। अब क्या हो जाएगा, ये जो TC है ये तो यहाँ आ जाएंगे, सही है, लेकिन यहाँ पर ये इंसर्ट हो गया तो ये जो इंसर्शन की TATC है, सही है, ये क्या हो जाएगा, ये अपना ये वाला T इस फ्रेम को दे देगा, तो ये एक अलग फ्रेम बन जाएगा। मतलब ये है कि पहले ये वाला जो फ्रेम था, जो 3rd नंबर फ्रेम है 1 2 3, ये TCC के बजाय अब TCT हो गया, यानी कि इसका फ्रेम बदल गया, अल्टर हो गया। दूसरा ATC बन जाएगा, सही है, ATC अपना अलग आ गया और ये C चला जाएगा, इसके साथ बन जाएगा, इन दोनों के साथ फ्रेम बनाएगा, तो ये CTA बन जाएगा। GT इसके साथ फ्रेम बनाएगा तो ये TGC बनाएगा, ये C अलग रह गया तो ये आगे के साथ फ्रेम बनेगा। इस तरह सारा रीडिंग फ्रेम्स जो होते हैं वो अल्टर हो गए। और ये जो मैंने एग्जांपल दिया जहाँ पर TATC के इंसर्शन होते हैं, एज अ रिजल्ट इससे TSH डिजीज डेवलप होता है, सही है। इसके बाद आ जाते हैं ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन। इसका क्या मतलब है, सिंपली क्या होता है कि 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडॉन होता है जो कि अपने RNA की जो स्ट्रेन है ये सारे के सारे अलोंग द RNA चेन ये एम्पलीफाई हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बार ये आ जाता है उस चेन में, सही है। अब ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स है इनमें 3 जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, वो क्या होंगे, या ग्वानिन होगा या साइटोसिन होगा, लेकिन एक जो होता है वो वेरिएबल होगा। इसके बजाय T भी आ सकता है, उसके बजाय एडेनिन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, सही है। अब क्या होगा कि नॉर्मली ये जो रिपीट होता है ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट, ये बहुत कम होता है, स्मॉल नंबर में होता है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये एक डिजीज़ डेवलप करता है, सही है, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं कि ये एक ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन है, जिसकी वजह से इस 3 न्यूक्लियोटाइड के कोडॉन के क्या हो गए हैं, एम्प्लीफिकेशन हो गया है, सही है। और ये जो ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट है ये डायनामिक है। डायनामिक क्या मतलब कि ये आगे जो जेनरेशन होता है या गेमेटोजेनेसिस जो होता है, जितना भी आगे नेक्स्ट गेमेटोजेनेसिस होगा इसमें इस इंक्रीज आएगा इसका, यानी कि पहले जनरेशन में लेट से ये 10 टाइम्स रिपीट हो गए तो उससे अगली जो नस्ल होगा उसमें ये 20 टाइम्स रिपीट होगा, अगले नस्ल में 50 टाइम रिपीट होगा, इसी तरह ये ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा। इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो होते हैं वो ज़्यादा हो सकता है, यानी कि ज़्यादा बच्चों में प्रोजेनिटी में ये डिजीज डेवलप होगा और इसका फिनोटाइप स्ट्रक्चर्स भी ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि इसकी में क्रोनिसिटी आ जाएंगी, वो डिजीज़ बहुत क्रोनिक कंडीशन में जाएगा। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं कि डायनामिक कोडॉन रिपीट म्यूटेशन, डायनामिक कोडॉन रिपीट म्यूटेशन। अब इसकी मिसाल क्या है, एक है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, इसमें कौन सा कोडॉन रिपीट होता है, CGG, ये कौन सी जीन में होता है, FMR1 जीन में होता है, और ये कितने टाइम्स होता है, 200 to 4000 टाइम्स, और नॉर्मली ये कितना होना चाहिए, 29 टाइम्स होना चाहिए। अब हंटिंगटन डिजीज़ जो होता है इसमें के कौन सा कोडॉन है, CAG है, कौन सी जीन में इसकी रिपीटिंग स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, HTT में, सही है। अब इसका जो होता है कितने टाइम्स इसकी रिपीटिशन होती है, 40+ टाइम्स, और नॉर्मली कितना होना चाहिए, 26 होना चाहिए। अब आगे कहते हैं कि म्यूटेशन इन नॉन प्रोटीन कोडिंग जीन अल्टरेशन से, इसका क्या मतलब है।
अब आ जाता है कि नॉन म्यूटेशन प्रोटीन कोडिंग जीन्स अल्टरेशन, यानी कि हमारे जो प्रोटीन्स कोडिंग जीन्स है वो उसमें चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन वो म्यूटेशन की वजह से ना हो, कोई और वजह हो। और वजह क्या हो सकता है? एपिजेनेटिक का, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, सही है कि जो डीएनए की मिथाइलेशन है या उसकी जो हिस्टोन प्रोटीन की एसिटाइलेशन है उसमें क्या हो सकता है? डिफरेंस आ सकता है। नॉर्मली जो प्रोसेस होता है उससे ज़्यादा या हो सकती है या कम हो सकते हैं, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है न्यूक्लियस में। अब स्ट्रक्चर वेरिएशन आ जाती है एक्सॉन्स में, नॉट इन एंड्रॉन से, ये क्योंकि प्रोटीन्स कोड करेगा। किस तरह आ सकता है? उसमें अगेन एम्प्लीफिकेशन हो सकता है, यानी कि एक जो कोडान है उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हो जाएगा। डिलीशन हो सकता है, उससे कुछ न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो स्किप हो जाएंगे, या ट्रांसलोकेशन हो जाता है, एक न्यूक्लियोटाइड जाकर दूसरे न्यूक्लियोटाइड की जगह को रिप्लेस करेगा, सही है। एज अ रिजल्ट क्या बनेंगे? एबनॉर्मल प्रोटीन्स। उसमें क्या होगा? उसका फंक्शन तो या गेन हो गया, यानी कि उसका फंक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, उसका फंक्शन कम हो गया, या बिल्कुल ख़त्म होगा, सही है। अब इसमें क्या होगा कि जो कंटीजियस पार्ट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। कंटीजियस पार्ट का मतलब सिंपली ये है कि इंटेक्ट पार्ट से, ये कंटिन्यूस पार्ट जो एक दूसरे दोनों साइड्स पर किसी और चीज़ के साथ उसके साथ लगाओ, यानी कि एक क्रोमोसोम है, इस पार्ट में म्यूटेशन हो गई तो ये इस तरफ भी डिफरेंट डीएनए पेयर से अटैच है, इस तरफ भी से है। इसके बारे में क्या कहते हैं कि जो माइक्रो डिलीशन 22 क्यों माइक्रो डिलीशन सिंड्रोम है, से वो होता है, जिससे उसमें हार्ट डिफेक्ट्स भी होते हैं और ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं। अब एक पार्ट और से नोट करना, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम दिया है, नॉट सिंगल न्यूक्लियोटाइड से हैं। पॉइंट म्यूटेशन में सिंगल न्यूक्लियोटाइड का सिस्टम होता था, यहाँ पर मतलब ये कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स डिलीट होते हैं, सही है, या एम्प्लीफाई होते हैं। अब ये लोग क्या कहते हैं कि जो एडवांस टेक्नोलॉजीज होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के डीएनए सीक्वेंस को रीड करेगा। पहले से पता होगा कि इस बंदे में क्या होगा, ये इसके जीनोम में डीएनए की सीक्वेंस इस तरह होगा, CAT वही कोडान का हिसाब ऐसे ही है। और इसी तरह उसमें जो स्ट्रक्चर चेंजेस आ जाते हैं, ऐसे है जिस तरह ऑटिज्म में होता है, वो हमें पहले से पता होगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि लेट से इसका नॉर्मल होना चाहिए CAD से है। अब अगर ये C रिप्लेस हो गई बाई AAT, इसकी वजह से जो डिजीज डेवलप होगा हमें पता होगा फिर, या इस C की वजह आ जाएगा, लेट से G आएगा, GAT आ गया, इसकी वजह से जो डिजीज डेवलप होगा वो हमें पता होगा। तो हम फिर क्या कर सकते हैं? इसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि नॉर्मल पोजिशन को रिप्लेस कर सके, सही है। अब इसके अलावा क्या होता है कि सोमेटिक एक्वायर्ड अल्टरेशन हो सकते हैं, यानी कि जो हमारे जो सोमेटिक सेल्स होते हैं उनमें ड्यूरिंग द लाइफ टाइम किसी फैक्टर्स की वजह से चेंजेस आ सकती है, उसमें भी अगेन एम्प्लीफिकेशन, डिलीशन एंड ट्रांसलोकेशन हो सकता है, सही है। इसकी इन्होंने मिसाल दी है कि पिलेडाइपिया क्रोमोसोम, उसमें क्या होते हैं? उसमें रिवर्स ट्रांसलोकेशन होते हैं। जो क्रोमोसोम नंबर 9 होते हैं उस पर BCR जीन होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 22 पर ABL जीन होता है। ये BCR जीन जाकर अब ट्रांसलोकेट करते हैं ABL जीन्स के साथ, और एज अ रिजल्ट क्या हो जाते हैं? एक कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको कहते हैं क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया, न्यूप्लास्टिक कंडीशन है, सही है। ये भी एक एक्वायर्ड कंडीशन है, यानी कि ड्यूरिंग लाइफ टाइम हो सकता है एपिजेनेटिक काजेस की वजह से। अब इसके बाद क्या कहते हैं कि जो अब यहाँ तक हमने पढ़ा कि क्या थे? कोडिंग प्रोटीन्स थे, एक्सॉन्स थे। अब जो एंट्रांस है, यानी कि नॉन कोडिंग RNA सीक्वेंस जो होता है, सही है, वो है। अब ये क्या होती है? ये अंडर एक्सप्रेस्ड होती है, ये एक्सप्रेस नहीं होती, ये प्रोटीन्स नहीं बनाती, सही है, यानी कि नॉन इनकोडिंग प्रोटीन्स जीन्स होते हैं। इसका फंक्शन क्या है? ये किस लेवल पड़ी है? ये रेगुलेट करते हैं जो इनकोडिंग जीन्स हैं उनके फंक्शन को। जो इन CRNAs हैं, नॉन कोडिंग प्रोटीन RNAs से है, इनके मिसाल से एक है माइक्रो RNA, दूसरा है लॉन्ग नॉन कोडिंग RNA से है। ये जो माइक्रो RNA है इसका फंक्शन क्या होता है? जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन है माइक्रो RNA का वो करता है, और ये जो लॉन्ग नॉन कोडिंग RNA है ये एपिजेनेटिक रेगुलेशन करता है, जिस तरह हमने ऑलरेडी पढ़ा DNA मिथाइलेशन इन हिस्टोन मॉडिफिकेशन या हिस्टोन एसिटाइलेशन है, सही है। फिर आगे इन्होंने बोला है कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक सिंगल जीन है, दूसरा है कॉम्प्लेक्स म्यूटाजेनिक या मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस, तीसरा है क्रोमोसोमल। जो सिंगल जीन है इसमें फिर 2 तरह के हैं, सही है। एक को कहते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जो मेंडेलियन लॉज को फॉलो करते हैं, जिस तरह ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। दूसरी तरफ जो होते हैं नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जो मेंडेलियन लॉज को फॉलो नहीं करता, जिस तरह ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट है, ऑलरेडी हमने पढ़ा। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है, वो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, ये जो एपिजेनेटिक काजेज है ये वाले, ये इसको कहते हैं। और यह गोनेडल वो है म्यूसिसिज्म से है। इसके बाद जो कम्प्लेक्स म्यूटाजेनिक या मल्टीफैक्टोरियल है, इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं और जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह क्या है? डायबिटीज मेलाइटिस है, हाइपरटेंशन है, एलर्जी है, ऑटो इम्यून डिजीज है, सही है।
फिर चौथे नंबर पर क्रोमोसोमल आ जाता है, जिसमें या तो क्रोमोसोम के नंबर्स में चेंजेस आ जाते हैं, या यूप्लाइड या इनयूप्लाइड, यानी कि वो उसका जो हैप्लाइड नंबर होता है सही उसके मल्टीपल क्रोमोसोम्स नहीं आते सोमेटिक सेल्स में। इसके अलावा स्ट्रक्चर में भी आ सकता है, यानी कि डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं, ट्रांसलोकेशन हो सकते हैं, इन्वर्जन हो सकता है। अब ये जो चारों कंडीशन है सी है, इनको अलग अलग एक्सप्लेन किया है। पहले हम आएंगे मेंडेलियन इनहेरिटेंस पर।